Hello and welcome back to my channel. This is my fifth video of chapter 3rd of business studies which is private public and global enterprises. मैंने अपने previous videos में डिटेल में डिस्कशन किया है about the meaning of private and public sector. फिर हमने public sector के 3 types को डिटेल में पढ़ा जो है आपके departmental undertaking, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज, जहाँ पे हमने इन तीनों के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट को डिस्कस किया. फिर हमने पढ़ा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. नाउ आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका अबाउट द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मीन्स MNCs के बारे में. पहले हम इसके मीनिंग की बात करेंगे और फिर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. Now let's start with the meaning of multinational corporations. मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, मल्टी नेशनल. मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, कई सारे, और नेशनल का मीन्स नेशन या कंट्री, एंड कॉरपोरेशन मीन्स कंपनी. सो ऐसी कंपनी जिसके की एग्जिस्टेंस एक से ज़्यादा देशों में पाई जाए, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं. हमारे दिन की शुरुआत ही हम ऐसी कंपनी से करते हैं. फॉर एग्जांपल मैगी, ब्रिटानिया, हुंडई, टाटा, बाटा, इन्फोसिस, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, ये सब क्या है? ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. ठीक. सो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये होता है कि जिनके की एग्जिस्टेंस है, जिनके प्रोडक्ट्स और जिनके सर्विसेज आपको एक से ज़्यादा देशों में देखने को मिले, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं. हम इसके मीनिंग पे और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम अपने इकोनॉमी की बात करें, मीन्स हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो जब से MNCs हमारे देश में आया है तब से हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ती ही गई है. ग्राफ काफ़ी अच्छा दिखाया है MNCs ने. क्योंकि जब भी कोई MNCs आती हैं तो सिर्फ वो अपने साथ अपने ब्रांड का नेम लेके नहीं आती, वो अपने साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आती हैं. और टेक्नोलॉजी लेके आती हैं तो जहाँ जहाँ उनके ब्रांचेस होते हैं वहाँ वहाँ कोई काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए. तो वो क्या होते हैं? वो हमारे ही देश के होते हैं. तो उससे क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है. ठीक. तो इससे ओवरऑल कहो तो इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा ग्रोथ मिलता है. ठीक. इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की भी कर लेते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज से होता क्या है कि इंटरनेशनली इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे. क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में एग्जिस्टेंस रखती हैं, तो इसलिए इससे इंटरनेशनली इकोनॉमी भी इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल पिछले कुछ साल पहले हमने ये रूमर उड़ा था मैगी के बारे में. ठीक है. खास करके जो मैगी हम सबको पसंद है, उसमें ये रूमर उड़ा था कि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए थे जो ह्यूमन बॉडी के लिए इंजीरियस थे, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे. अब जब एक देश में ये बात फैली तो और भी देशों में मैगी का लोग कंजप्शन कर रहे हैं. सो वहाँ भी ये बात फैल गई. तो हुआ क्या कि वहाँ के लोग भी मतलब धीरे धीरे लोग बाइकआउट करना शुरू कर दिए मैगी के प्रोडक्ट्स को. तो उससे क्या हुआ? इंटरनेशनली इफ़ेक्ट पड़ा. क्योंकि मैगी का प्रोडक्ट्स ऐसा है जो कई सारे देशों में मिलता है. ठीक. तो उससे क्या हुआ? इंटरनेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा जब लोग उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिए. ठीक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. सो द फीचर्स आर ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, फॉरेन कोलैबोरेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, marketing strategy, expansion of marketing territory, centralized control. Now let's discuss these points one by one. So very first feature is your huge capital resources. Huge मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा. ठीक है. अब ये अपने में ही आप समझ सकते हो कि जब हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हैं जिनके की प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा देशों में अवेलेबल हैं, तो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक छोटा सा दुकान खोलना है, ठीक, उसका कैपिटल आप कंसिडर कर लो. और वहीं दूसरी तरफ मैं कहूँ कि मुझे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है, अब उसका कैपिटल देख लो. तो दोनों में से किसका कैपिटल अधिक होगा? जाहिर सी बात है उस बड़े से कॉम्प्लेक्स का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का. और यहाँ तो हम ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट्स आपको एक से ज़्यादा देशों में मिलती है, मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी. ठीक. नेक्स्ट आपका है फॉरेन कोलैबोरेशन. फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? ये मतलब फॉरेन आपस में एक दूसरे कंट्री का कोलैबोरेट होना, मतलब बातचीत होना, तालमेल बैठना. ठीक.
देखो, जब भी कोई कंपनी हमारे देश में आती है तो ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही आ गई और लीगली हमारे इंडिया में वो बिकने लगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपस में कंट्री टू कंट्री बातचीत होती है, कोलैबोरेशन होता है, फिर उसके बाद अगर हमारे कंट्री को प्रोडक्ट्स अच्छा लगा तो हम अप्रूवल देते कि हाँ भैया ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आके लीगल तरीके से बेच सकते हो। तो उससे क्या होता है, बाहर की कंपनी आपके देश में आने से होता ये है कि आपस में अलग दूसरे कंट्री का और आपकी कंट्री का बातचीत होने लगता है, कोलैबोरेशन होने लगता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में कुछ नयापन, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ नए नए तरीके का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट जब एमएनसीज आई तो लोगों को प्रोडक्ट में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, ठीक। लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस और चॉइसेस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स मिलने लगे। फॉर एग्जांपल, पहले मैगी सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्लेवर का आता था, ठीक। अब क्या होता है कि मैगी में कई सारे इनोवेशंस हुए। जैसे अब अगर आपकी चॉइस है टोमेटो खाने की तो आप टोमेटो फ्लेवर ले सकते हो, गार्लिक फ्लेवर ले सकते हो, चीज़ी फ्लेवर ले सकते हो। ये सब क्या है, ये सब इनोवेशंस हैं, नए नए तरीके हैं। कोका कोला की बात करें तो पहले कोका कोला सिर्फ ब्लैक कलर का आता था, कोक। अब क्या है, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखते हुए ये क्या हुआ कि अब मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हो, आप ऑरेंज फ्लेवर भी ले सकते हो, सोडा, लाइम, ये सारे फ्लेवर्स की अवेलेबल है। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, जिससे कि क्या होता है, कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, कस्टमर्स की चॉइस और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड जो काफ़ी अच्छी हो, ठीक। जब भी कोई एमएनसीज आती है तो मैंने पहले ही कहा कि कोई भी एमएनसी सिर्फ अपने ब्रांड के नेम के साथ नहीं आती, वो अपने साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आती है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता क्या है कि आपका कम टाइम में अधिक प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और आपका कॉस्ट भी बच जाता है। और आपके जो लोग हैं, आपके यहाँ के लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम करने का तरीका भी सीख जाते हैं और आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है। तो एमएनसीज के आने की वजह से होता है कि हमारे कंट्री की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है और लोग टेक्नोलॉजी पे काम करने का मेथड्स और तरीका भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी आती है तो ऐसे ही नहीं आ जाती। अगर वो बिना किसी स्ट्रेटजी, बिना किसी मेथड और बिना किसी माइंडसेट के आएंगी तो वो बर्बाद हो जाएंगी, उनको कोई मुनाफा नहीं होगा, ठीक। हर एक कंपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ आती है कि उनको किस तरीके से एडवर्टाइज़ करना है अपने प्रोडक्ट्स का, किस तरीके से प्राइस लगाना है और किस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। ये सारी क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं एमएनसीज की कि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेस्ट है या आपके एग्ज़ाम है तो आप यूं ही नहीं सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन घर से लेके निकलते हो, आप पूरा स्ट्रेटजी के तहत निकलते हो कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग करने, फिर इतने टाइम में इतने पे आपको शॉर्ट करने, फिर बाकी जो टाइम बचा उस टाइम में आपको रिवीजन भी करना। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक। वैसे ही एमएनसीज भी अपने स्ट्रेटजी, अपने माइंडसेट के तहत आते हैं कि अपने प्लान को उनको किस किस तरीके से और कब कब एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज़ योर एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलाव, ठीक है। अब हर एक एमएनसीज ये चाहते हैं कि अगर उनकी प्रोडक्ट्स आज के सिनेरियो में उनके प्रोडक्ट्स अगर 2 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं तो वो यही चाहेंगे कि कल को 2 से 4 हो, 4 से 8 हो, 8 से 16 हो, वो हमेशा एक्सपेंड करना ही चाहेंगी, ठीक है। जैसे कि हम हैं, अगर हमारे एग्ज़ाम्स स्कूल में अगर क्लास 8th में 70% आए तो हम ये चाहेंगे ना कि हमारे 9th में 80% आए, फिर हमारे 10th में 95% आए। हम हमेशा बढ़ना ही चाहेंगे, हमेशा एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक। वैसे ही एमएनसीज भी होती हैं कि वो कंपनी चाहती है कि अगर आज के देश में, आज की सिनेरियो में अगर हमारा प्रोडक्ट किसी 2 देशों में अवेलेबल है तो वो बढ़ता ही जाए, 2 से 4, 4 से 8 होता ही जाए, अपना मार्केट एक्सपेंशन बढ़ाएं, ठीक। नेक्स्ट इज योर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर, ठीक है। ऐसा कंट्रोल जो किसी एक के ही हाथों में हो। क्यों, क्योंकि जब कंट्रोलिंग पावर आप सबके हाथ में दे दोगे तो चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है, चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, ठीक। वैसे ही जैसे कि अगर क्लास में एक कोई बोले तो उसकी आवाज़ सबको समझ में आएगी, लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ मैं कहूँ कि क्लास में सारे ही लोग तेज़ से बोलने लगे और सारे ही लोग एक दूसरे को पढ़ाने लगे तो क्या होगा, उससे सिर्फ आवाज़ें क्रिएट होगी, कुछ समझ नहीं आएगा किसी को, ठीक। वैसे ही कंट्रोलिंग पावर भी होता है। कंट्रोलिंग पावर किसी एक के हाथों में हो तो वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है, ठीक। और एमएनसीज की बात करो तो ऐसी कंपनीज का कंट्रोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होम कंट्री के हाथों में ही होता है।
इसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं होम कंट्री और होस्ट कंट्री के बारे में। होम कंट्री का मतलब ये होता है कि वो कंपनी आपकी जहाँ से ओरिजिनेटेड है, जहाँ से बनी है, उसको आप कहोगे होम कंट्री। और जहाँ जहाँ उसके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे क्या हैं, उसकी होस्ट कंट्री है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पतंजलि कहाँ की कंपनी, तो आप कहोगे इंडिया की। तो क्या इंडिया क्या है, पतंजलि की होम कंट्री है। ठीक वैसे ही अगर मैं कहूँ मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स कहाँ की कंपनी है, आपकी यूएसए कैलिफोर्निया की। तो होम कंट्री क्या है मैकडॉनल्ड्स का, यूएसए। तो अगर कल को कोई भी कंट्रोलिंग लेना पड़ेगा, कोई भी डिसीजंस लेना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो सब कौन करेगा, होम कंट्री ही करेगी। ठीक है। सो कंट्रोलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ होम कंट्री के हाथों में होती है। होम कंट्री कौन होती है, जहाँ से वो प्रोडक्ट्स बन के निकले हैं। ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।